हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। लास्ट क्लास में याद होगा मैं पढ़ाया था आपको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी के बाद मैं बताया कि फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा पार्ट क्या था बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों डिवाइड किया गया था? क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन भी बताना पड़ा था। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोले थे, और जिसमें डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं होता है उसको क्या, स्केलर क्वांटिटी बोले थे। उसी आधार पे, उसी बेसिस पे क्या हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे ना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। उसके बाद कुछ हम लोग एक्सेस के भी बारे में पढ़े थे बच्चों, कुछ डायरेक्शन के बारे में डिटेल पढ़े थे। तो आज हम लोग जो वेक्टर, हमारा मेन टॉपिक है, वेक्टर का कितना टाइप्स हो सकता है उसके बारे में देखेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहला वेक्टर होता है बच्चों जिसको बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या है ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। नल का क्या मतलब हुआ? नल मतलब एकदम खाली, कुछ नहीं बोलते हैं कि अरे तुम तो नल्ला बैठा हुआ हो, नल्ला बैठे हो। नल्ला बैठना मतलब क्या बच्चों? एकदम खाली बैठना। खाली मतलब जीरो। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। तो हम इसको बोल सकते हैं एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है ना, मैग्नीट्यूड जीरो। ठीक है, इसी को नल वेक्टर बोलते हैं। आप इसको इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हो बच्चों, अब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो इज नॉन एज नल वेक्टर। चलो बहुत सिंपल सा चीज़ है। आगे देखते हैं बच्चों सेकेंड टाइप का वेक्टर जिसको बोला जाता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स क्या है बच्चों? दो ऐसा वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो पर डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू वेक्टर्स हैविंग एनी मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन शुड बी सेम, है ना। दो ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं बच्चों, टू वेक्टर्स with same direction, दो ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? पैरेलल वेक्टर, है ना। उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग एग्जांपल में देना चाहे तो सपोज करिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो देखो दोनों पैरेलल दिख रहा है बच्चों, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है? पैरेलल वेक्टर है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों टाइप। तीसरा होता है बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, आप बता सकते हो एंटी पैरेलल, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों एंटी है, पैरेलल का एंटी है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि दो ऐसा वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्टेड हो, है ना, जो दो ऐसा वेक्टर जिनका डायरेक्शन क्या हो बच्चों? पैरेलल नहीं हो, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर है ना। क्यों? पैरेलल वेक्टर मतलब क्या होता था? जिसका डायरेक्शन सेम हो। तो एंटी पैरेलल क्या होगा? जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, उसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों टू वेक्टर्स विथ अपोजिट डायरेक्शन, है ना, विथ अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर इसका एक एग्जांपल देना चाहे बच्चों तो हम ऐसे दे सकते हैं। सपोज करें कि कोई वेक्टर ये पी वेक्टर है, तो इसका जस्ट अपोजिट में दूसरा वेक्टर ले लेते हैं। देखो पी का डायरेक्शन इस तरीके से है तो क्यू का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो क्या ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर? हो गया ना। चलो इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों टाइप ऑफ वेक्टर में जिसको बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। ये को इनिशियल वेक्टर क्या है बच्चों? आपको याद होगा जब मैं वेक्टर स्टार्ट कर रहा था तो बताया था कि ये वेक्टर को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। एक स्ट्रेट लाइन एरो से ना, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एरो का जो लेंथ होता है वो क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और ये एरो का ये क्या दिखाता है? ये डायरेक्शन दिखाता है, याद है ना। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है टेल।
क्या बोलते हैं, टेल। और ये जो पॉइंट होता है, जो फाइनल पॉइंट दिखता है बच्चों, उसको बोला जाता है हेड ऑफ एनी वेक्टर, हेड ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है ना। अब बताओ सर कि को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। तो को इनिशियल वेक्टर उन वेक्टर्स को बोलते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, या फिर यूं बोले जिसका टेल जो है वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा हो, है ना। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पे देखो, वेक्टर्स वेक्टर्स विथ सेम इनिशियल पॉइंट, विथ सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, वेक्टर्स वेक्टर्स whose tails coincide, ऐसे वेक्टर जिनके टेल क्या हो रहे हैं बच्चे, कोइंसाइड हो रहे हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। आपको नाम से ही पता चल रहा हो बच्चों, को इनिशियल मतलब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जिसका टेल्स कोइंसाइड कर रहा हो, ठीक है। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहे बच्चों, तो सपोज करो कि एक वेक्टर ऐसे हो गया, कोई मान लो कि ये v1 वेक्टर है, ठीक है ना। दूसरा वेक्टर देखो, इसका टेल यहाँ है ना, दूसरा वेक्टर ऐसे मान लेते हैं v2 वेक्टर, तीसरा वेक्टर ऐसे मान लेते हैं v3 वेक्टर, चौथा मान लेते हैं बच्चों ऐसे v4 वेक्टर। तो तुम देख सकते हो बच्चों कि सबका, सारे वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है ना, ये इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है ना, सेम है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो v1 v2 v3 v4 है, क्या वो है, को इनिशियल वेक्टर है ना। अच्छा, इसका एक और नाम दिया जाता है, इस को इनिशियल वेक्टर को और क्या बोला जाता है, कंकरेंट वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर। क्लियर है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th नंबर में कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर। अब ये कोप्लानर क्या है सर, बताओ। यहां पे जैसे था को इनिशियल, तो को इनिशियल्स का क्या मतलब हुआ कि जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, है ना। सिमिलरली यहां पे को प्लेनर, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, एक दो ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन सेम हो, क्या हो, जिनका प्लेन सेम हो। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों, बताओ। वेक्टर्स lying in the same plane, वेक्टर्स lying in the same plane, सेम प्लेन में अगर वेक्टर लाइक कर रहे हो तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों, कोप्लानर वेक्टर, है ना। सपोज करो कि ये बोर्ड है, अच्छा इसी बोर्ड एक इसी प्लेन पे सारा ये दिख रहा है ना, तो इसको कोप्लानर वेक्टर भी बोल सकते हैं। अभी ये जैसे मान लो सपोज करो बच्चों ऐसे दो वेक्टर है, यूं ऐसे दो वेक्टर है, तो क्या ये दोनों कोप्लानर है, एक प्लेन पे लाई कर रहा है ना। अगर तीन वेक्टर ले लेते, मान लो कि एक और वेक्टर है, एक ऐसे वेक्टर हो जाता, तो क्या तीनों एक प्लेन पे है क्या, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, क्या तीनों वेक्टर को एक प्लेन पे लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, तो वो कोप्लानर वेक्टर नहीं होंगे। बात समझ में आया ना। मतलब हम लोग याद रखें, कोप्लानर वेक्टर मतलब जिनका प्लेन सेम हो। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है बच्चों, जो नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। ये क्या है सर, तो तुम देख सकते हो बच्चों, नाम से समझ में आ रहा है इक्वल वेक्टर मतलब क्या, दो ऐसा वेक्टर। अच्छा, वेक्टर बोलते हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब जैसे ही आप बोल रहे हो इक्वल वेक्टर, तो इक्वल, अगर दो वेक्टर इक्वल है मतलब उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। क्लियर है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, बताओ। वेक्टर्स with same magnitude and direction, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वल वेक्टर। अच्छा, इसमें एक ये भी बात है बच्चों, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल पॉइंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि दो ऐसे वेक्टर
ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो उसको उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। उसके इनिशियल पॉइंट से हमको कोई लेना देना नहीं है ना। उसका इनिशियल पॉइंट कहीं भी हो, बस मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। इसका डायग्राम बना के बताते हैं बच्चों। देखो, अगर ये उतार लियो तो बताते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। देखो, अगर कोई वेक्टर ऐसा है बच्चों, ये वेक्टर ए है सपोज करो, है ना। दूसरा वेक्टर है यहाँ पे ऐसे बी, हाँ बी, सच दैट ए और बी दो वेक्टर है बच्चों। आपको दिख रहा है कि दोनों का लेंथ सेम है। लेंथ सेम कहने का क्या मतलब? कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हम ऐसे दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, लास्ट क्लास में बताए थे। इसको ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों डायरेक्टली, ए इक्वल्स टू बी। तो मैग्नीट्यूड सेम है और तुम देख सकते हो डायग्राम में डायरेक्शन भी सेम ही दिख रहा है। ए भी इधर है, बी भी इधर है, लेकिन तो क्या इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है? तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए और बी कैसा वेक्टर है? इक्वल वेक्टर है। इसमें आप देख सकते हो बच्चों कि इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है। तो इनिशियल पॉइंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, बस, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा बच्चों। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक होता है, क्या? तो दो वेक्टर हमेशा इक्वल होंगे, कब? जब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, है ना। कहने का क्या मतलब, आप ध्यान से देखना बच्चों कि एक वेक्टर सपोज करो ये ए वेक्टर है, तो क्या हम इस ए वेक्टर को पैरेलली स्लाइड करेंगे तो क्या ये वेक्टर चेंज हो जाएगा? क्या सपोज करो कि इसको हम पैरेलली स्लाइड कर रहे हैं बच्चों, इसको स्लाइड करके हम यहाँ के जगह पे कुछ यहाँ लेके चले आए, यहाँ पे लेके चले आए। तो अगर हम इसको पैरेलली स्लाइड कर दे रहे हैं तो ना तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर पड़ा और ना डायरेक्शन पे असर पड़ा। क्लियर है ना। ना तो इसके मैग्नीट्यूड पे असर पड़ा, ना तो इसके डायरेक्शन पे असर पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर को पैरेलली स्लाइड करने से उस पे ना तो मैग्नीट्यूड पे असर पड़ता है ना डायरेक्शन पे असर पड़ता है। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि ये और ये वेक्टर दोनों इक्वल है। क्लियर है ना। मतलब हमको आज से याद रखना चाहिए कि किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली स्लाइड कर सकते हैं। क्लियर है ना। वी कैन स्लाइड इट पैरेलली। एनी वेक्टर, हम लोग को नोट करना चाहिए बच्चों, एनी वेक्टर कैन बी स्लाइडेड पैरेलली। पैरेलली आप स्लाइड कर सकते हो बच्चों। क्यों? क्योंकि पैरेलली स्लाइड करने से ना तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर पड़ता ना तो डायरेक्शन पे, तो वो वेक्टर वही रह जाता है जो शुरुआत में था। क्लियर है ना। तो आप इसको याद रखना, ये हमेशा यूज में आता है आगे, ठीक है ना, कि किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली स्लाइड कर सकते हैं। इसको अब ऐसे स्लाइड कर सकते थे बच्चों, इसको हम ऐसे स्लाइड कर सकते थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ में है बच्चों अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर्स मतलब समझ रहे होगे। वेक्टर मतलब क्या? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। अनइक्वल मतलब क्या? दो ऐसे वेक्टर जिनका या तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो या तो डायरेक्शन अलग अलग हो, दोनों में से कोई भी अलग हो गया उसको क्या बोल देंगे? अनइक्वल वेक्टर। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, वेक्टर्स with unequal magnitude और डायरेक्शन और बोथ, है ना, और बोथ। या तो उनका मैग्नीट्यूड अलग हो गया या डायरेक्शन अलग हो गया या दोनों अलग है, तो वो दो वेक्टर क्या कहलाएंगे बच्चों? अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखो, कोलिनियर वेक्टर्स। ये क्या होता है बच्चों? कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। कोलिनियर, इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक ही लाइन पे हो
या फिर यूँ बोला जाए बच्चों कि वो दोनों पैरेलल हों। जैसे देखो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, पहले देख लो डेफिनेशन। वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम लाइन है ना, irrespective of their magnitude and direction, irrespective of magnitude and direction। कहने का क्या मतलब बच्चों कि ऐसे वेक्टर जो किसी एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल हों, किसी एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल अगर 2-4 वेक्टर हैं बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल देख लो बच्चों, सपोज करो मेरे पास ऐसे कोई एक लाइन ले लेते हैं, ऐसे कोई भी एक लाइन है, यूँ ये लाइन है, कोई भी लाइन है ना, अगर इस लाइन के पैरेलल कोई भी वेक्टर बना दो, ऐसे एक वेक्टर ये हो गया, ये मान लो ए वेक्टर हो गया, कोई वेक्टर ऐसे बना दो, ये इस तरीके से यूँ, ये वेक्टर बी हो गया, कोई तीसरा ऐसे यहाँ बना दो बच्चों, ये वेक्टर सी हो गया। तो देखो यहाँ पे ए बी सी, इसका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी, इसको थोड़ा और बड़ा बना दो, बना सकते हो। हाँ हाँ, तो देखो बच्चों यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, क्या ये तीनों एक पर्टिकुलर लाइन से पैरेलल है ना, इसका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, एक का डायरेक्शन उधर है, दूसरा का डायरेक्शन इधर है, तीसरा का डायरेक्शन है, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर वो सारे वेक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल होंगे तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, कोलाइनियर वेक्टर, है ना, कोलिनियर वेक्टर। चलो उतार लो इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का वेक्टर जो पढ़ना है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा बच्चों, ये एक ऐसा वेक्टर है। अच्छा, यूनिट का क्या मतलब होता है? यूनिट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? यूनिटी मतलब वन, एक। इसका क्या मतलब होगा बच्चों कि ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो सर किसी भी वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो आप बता दिए कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो बच क्या गया बच्चों? डायरेक्शन। क्या बच गया? डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और वो किस काम में आता है? तो वो डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है। क्लियर है ना? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड विच इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। क्लियर है? उसको बोलते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर। यहां पे डेफिनेशन फटाक से लिख लेते हैं हम लोग। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी। यूनिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? 1, है ना, 1। हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी एंड which is used to show the direction, to show the direction of vector, है ना बच्चों। क्या हो गया यूनिट वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और वो किस काम में आता है? तो डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है। क्लियर है ना? अब देखो बच्चों, आखिर ये यूनिट वेक्टर का इजाद किस लिए किया गया, मतलब यूनिट वेक्टर का जन्म क्यों हुआ, वो समझने की कोशिश करना। तुम देखो, सपोज करो, उससे पहले एक चीज़ बता दूं बच्चों कि यूनिट वेक्टर जो हम लोग बताए कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है। अब आपको पता होगा जो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े थे ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसमें 3 एक्सिस ऐसे पढ़े थे बच्चों। कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है, याद है ना?
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो चूंकि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं, तो इसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लिया गया, एक स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लिया गया बच्चों। पहला होता है आई कैप, दूसरा होता है जे कैप, तीसरा होता है के कैप, है ना। ये आई कैप क्या है बच्चों, ये तीनों बहुत स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ये आई कैप क्या है, आई कैप क्या है, तो ये है बच्चों यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या है बच्चों, आई कैप क्या है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो किस डायरेक्शन को दिखाता है। आई कैप क्या है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो किसको दिखाता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है ना। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, ये क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं, थोड़ा इसको लिख लो। ये ऐसे ना टोपी पहना हुआ है जैसा, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, इसको रेड एज आई कैप, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, आई कैप, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, जे कैप, इसको क्या पढ़ेंगे, के कैप। ये जहां भी आप कैप देखो तो समझ जाओ कि वो यूनिट वेक्टर है, क्लियर है ना। जहां भी कैप देखो समझ जाओ कि वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। आई कैप क्या है बच्चों, ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है। अब जैसे यूनिट वेक्टर बोला यार, आपको समझ जाना चाहिए कि मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्लियर है ना। तो ये किस डायरेक्शन को दिखाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। सिमिलरली जे कैप क्या दिखाता है बच्चों, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और के कैप क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्लियर है ना। क्या होता है यूनिट वेक्टर के बारे में फटाक से फिर से बताता हूँ। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है। चूंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग को अक्सर यूज में लेना होता है, तो ये 3 यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड लिया जाता है। पहला आई कैप जो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, जे कैप जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, के कैप जो पॉजिटिव जेड एक्सिस को दिखाता है ना। चलो, अब हमारे मन में ये सवाल आया बच्चों कि सर ये आई कैप, जे कैप, के कैप या कोई भी यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, तो वो समझने की कोशिश करना बच्चों। सपोज करो कि आप जो है ना, आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप जा रहे हो ईस्ट की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन में, और आपका वेलोसिटी है बच्चों इस तरीके से v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आप ऐसे मूव कर रहे हो। तो आपसे बोला जाए कि बताओ इसका वेलोसिटी क्या है, तो आप लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखोगे, लैंग्वेज में के फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चों, कि a boy is moving with speed 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ड्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे बोलोगे बच्चों आप लोग। ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, वो एक्स एक्सिस में चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो लैंग्वेज में आप ऐसे ही बोलोगे ना, अ बॉय इज मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट या ड्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यार साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि कोई भी चीज़ को आसानी से बताया जा सके। तो इस लैंग्वेज को ना बोल करके अगर हम कुछ मैथमेटिकली दिखा पाए, कि कुछ मैथमेटिकल छोटा सा टर्म लिख पाए जिसको देखते हमको समझ में आ जाए कि एक लड़का है जो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो बहुत आसान काम हो जाएगा ना, काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। तो उसी के लिए लाया गया बच्चों ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। कैसे, देखो कैसे लाया गया कॉन्सेप्ट, क्या मतलब, अगर हमको ये सेम चीज इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप, 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। इसका क्या मतलब हुआ, ये जैसे ही हम देखिए वेलोसिटी, तो सबसे पहले यहाँ एरो देखे तो हमको समझ में आया कि चलो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ देखिए 5, तो 5 देखते मेरे को समझ में आया कि अच्छा 5 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड है। और जैसे ही बच्चों आई कैप देखें, तो आई कैप क्या होता है, आई कैप क्या दिखाता है, एक ऐसा डायरेक्शन जो किस डायरेक्शन पे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता हो, है ना।
आई कैप क्या दिखाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है। तो ये जो छोटा सा टर्म देखते मेरे को समझ में आया कि एक बच्चा है जो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो क्या इतने बड़े लैंग्वेज की जगह पे हम लोग इस छोटे से टर्म से काम चला ले रहे हैं ना, तो क्या ये फायदेमंद, मतलब फायदे का सौदा है ना बच्चों? बात समझ में आ रही है ना? चलो, तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? ताकि किसी भी बड़े लैंग्वेज को एक छोटे टर्म में दिखाया जा सके, कुछ इस तरीके से वो अपने आप डायरेक्शन दिखा देता है बच्चों। क्लियर है ना? चलो इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट वेक्टर का देखो खूबसूरती कितना अच्छा है बच्चों। सपोज करो ना कि आप पॉजिटिव वाई एक्सिस में 10 मीटर चले, पॉजिटिव वाई एक्सिस में 10 मीटर चले, तो आप उसको यूनिट वेक्टर की हेल्प से कैसे दिखा सकते हो बच्चों? एक्स इस डायरेक्शन में आप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आप चले 10 मीटर, है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो आप कैसे दिखाओगे इसको? वेक्टर के फॉर्म में कैसे दिखाओगे? मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? S इक्वल्स टू 10 j कैप। तो इससे देखते ही समझ में आ जा रहा है बच्चों कि एक आदमी है जो कितना चला, 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ, किस डायरेक्शन में? जे कैप देखते समझ में आ जाना चाहिए कि जे कैप किस डायरेक्शन को दिखाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को दिखाता है। तो यहाँ देखते पता चल जाएगा कि ये लड़का किधर चला है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। कितना चला है? तो 10 चला है। क्लियर है ना? सिमिलरली बच्चों, अगर सपोज करो कि कोई वेक्टर ऐसे चल रहा है, अगर आप ऐसे चले होते 20 मीटर, तो इसको कैसे दिखाते हैं? क्या अभी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इस डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिख देते हैं? 20। जो आई कैप क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को दिखाता है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को कौन दिखाएगा? माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। तो आप ऐसे दिखा सकते हो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -20 आई कैप। तो क्या उतना जो बड़ा लैंग्वेज होता है बच्चों, उसको हम लोग आसानी से छोटे टर्म में दिखा सकते हैं ना? क्लियर है? चलो, अच्छा एक चीज़ और बताना बच्चों। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल है बच्चों जो कुछ ऐसे यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे ऐसे, हाँ, जो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 4 और 1, 4 और 1। इस कोऑर्डिनेट का मतलब समझते हो बच्चों? कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? ये 4 1 का क्या मतलब होगा कि हम ऑरिजिन से 4 यूनिट चले एक्स एक्सिस में और 1 यूनिट चले वाई एक्सिस में, है ना। 1 यूनिट चले एक्स एक्सिस में ऐसे, और ऐसे 4 मीटर चले एक्स एक्सिस में और 1 मीटर चले वाई एक्सिस में। यही होता है बच्चों। इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं क्या? वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं क्या? कितना चला? तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे बच्चों कि 4 मीटर चला एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाने का तरीका होता है आई कैप। 1 मीटर चला वाई एक्सिस में, तो उसको दिखाने का तरीका होता है जे कैप। तो क्या डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऐसे लिख सकते थे क्या? देखो कितने छोटे टर्म में वेक्टर फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना। तो यही कमाल होता है यूनिट वेक्टर का कि किसी भी बड़े लैंग्वेज को आसानी से कैसे दिखाया जा सके। क्लियर है ना? चलो इतना उतारो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो, तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग देख चुके हैं ना बच्चों। तो सपोज करो फिर से एक अगर क्वेश्चन सिंपली पूछा जाए बच्चों कि कोई भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो आप क्या डिस्प्लेसमेंट आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में बताते ही समझ में आ जाएगा, है ना। अब सपोज करो बच्चों कि एक कोई फोर्स दिया है, मान लो कि एक पार्टिकल है ऐसे, एक कोई भी मास m है, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है और फोर्स का वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप। तो आपको ये फोर्स देखते समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि ये इस बॉडी पे एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो एक्स एक्सिस में कितना लगा रहा है, तो 2 न्यूटन लगा रहा है, और वाई एक्सिस में कितना लगा रहा है, तो 4 न्यूटन लगा रहा है। क्लियर है ना? तो ये देखते आपको समझ में आना चाहिए यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है। ठीक है, चलो तो यूनिट वेक्टर बच्चों हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर देख लिए थे, आई कैप जे कैप के कैप। क्या केवल वही हो सकता है, आई कैप जे कैप के कैप ही यूनिट वेक्टर हो सकता है, या और भी हो सकता है? जैसे मैं आपसे एक पूछता हूँ कि सपोज करो कोई भी एक फोर्स है बच्चों, कोई भी एक फोर्स है, सपोज करो एक फोर्स है ये, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, है ना। तो बोला जाए कि फाइंड, बताइए फाइंड
एफ कैप का क्या मतलब हुआ बच्चों? यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स एफ, यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स एफ, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स एफ। अब इस एफ कैप को कैसे निकाला जाएगा बच्चों? तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से याद है कि सर बताए थे कि यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो डायरेक्शन दिखाने के काम में आता हो, ये हम लोग को पता है। तो इसका डायरेक्शन 10 दिख रहा है ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं ना कि यूनिट वेक्टर निकालने का क्या करते हैं कि अगर इस वेक्टर को अगर 10 से डिवाइड कर दें, इस वेक्टर को अगर 10 से डिवाइड कर दे तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा बच्चों? देखो 10 न्यूटन है ना, 10 से ही डिवाइड कर दो तो क्या मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो क्या केवल उसके पास डायरेक्शन बच जाएगा तो वो डायरेक्शन दिखाने के काम में आएगा? आ रही है बात समझ में ना? इसका मतलब अगर किसी भी फोर्स F के अलोंग में कोई यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका क्या तरीका होता है बच्चों कि उसी फोर्स को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 था तो हम 10 से डिवाइड किए, 5 होता तो 5 से डिवाइड करते। क्यों 5 से डिवाइड करते बच्चों? ताकि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, और मैग्नीट्यूड 1 होगा तभी यूनिट वेक्टर निकलेगा ना। तो हम लोग कैसे करेंगे? F बाई मैग्नीट्यूड ऑफ F। तो ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चों यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग फोर्स F, ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला है बच्चों। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर, तभी आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है ना? क्यों मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए बच्चों? क्योंकि इसको उसका मैग्नीट्यूड 1 लाना है। क्लियर ना? अब बच्चे इसको रटते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है यार? आप समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। क्यों मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए? सो दैट इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। मैग्नीट्यूड 1 होते क्या बच गया? केवल डायरेक्शन। और ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और जो डायरेक्शन दिखाने के काम में आता हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है ना? इसको उतार लो। अब आता है बच्चों कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि एक फोर्स दिया रहेगा बच्चों, एक फोर्स दिया रहेगा। सपोज करो क्वेश्चन कैसा रहता है, एक सपोज करो कि कोई भी वेक्टर दिया, सिंपली मान लो कि एक कोई वेक्टर है बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब बोलेगा कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ। तो क्या हम करेंगे? दिस वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दिस वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यही फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये वेक्टर तो आप दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको आना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालोगे तभी तो नीचे डिवाइड करोगे ना। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों, वो अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, जब मैं बताऊंगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। तो अभी बस आप इस फॉर्मूला को याद रखो। और ये कब एक्चुअल में इसका क्वेश्चन कब कराया जाएगा बच्चों? जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, है ना। ठीक है बच्चों, चलो। तो अभी आपको याद रखना है यूनिट वेक्टर क्या होता है। वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन दिखाने का काम आता है। आई कैप, जे कैप, के कैप 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं। कंप्लीट इसका नॉलेज पाने के लिए बच्चों हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर देख रहे थे तो उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे। क्लियर है ना? चलो इसको उतारो बच्चों। ये 9 वेक्टर्स हो गए बच्चों। अब एक आखिरी वेक्टर बचा हुआ है 10th, जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप बता सकते हो बच्चों कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो देखो क्या है ना बच्चों, साइंस इतना सहज लैंग्वेज है ना कि साइंस का टर्मिनोलॉजी, टर्म ऐसा यूज किया जाता है ना कि टर्म देखते आपको समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे यूनिट वेक्टर था तो यूनिट देखते समझ में आया कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। नल वेक्टर, नल देखते समझ में आएगा कि उसका मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए। इक्वल वेक्टर, इक्वल देखते समझ में आ गया कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ बताओ बच्चों पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन देखते आपको समझ में आ रहा ना कि ये पक्का एक ऐसा वेक्टर होगा जो किसी भी पार्टिकल या किसी भी पॉइंट के पोजीशन को दिखाने के काम में आता होगा, है ना बच्चों। तो पोजीशन दिखाने के काम में आता है ये वेक्टर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो बताते हैं बच्चों। उससे पहले एक बात मेरे को बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आप एक अपने बेडरूम में सोए हुए हो और आपसे कोई पूछे कि बताओ कि तुम्हारे रूम में रिमोट का पोजीशन क्या है, टीवी के रिमोट का पोजीशन क्या है,
तो आप बता पाओगे क्या? आप बोलोगे यार क्या पूछ रहे हो, पहले ये बताओ कि किससे पोजीशन पूछ रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में दूरी पूछ रहे हो, है ना। आपसे आपकी दीदी आई, आप टीवी देख रहे थे, आपकी दीदी आई, बोली कि बताओ रिमोट तुमसे, रिमोट कितना दूर है। तो तुम्हारा पहला सवाल होना चाहिए कि दीदी आप किससे पूछ रही हैं, रिमोट का दूरी आप किससे पूछ रही हैं, उसका पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हैं। बात समझ में आया ना। तो पोजीशन बताने के लिए हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, एक रेफरेंस पॉइंट कि उससे, उसके कंपैरिजन में आप बताओगे कि रिमोट कितना दूर है। बात समझ में आया ना। तो जब भी पोजीशन वेक्टर बताना होगा बच्चों, क्या हम लोग को रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है ना। फिर से एक एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, आप रूम में खड़े हो, बोला जाए खिड़की कितना दूर है, तो आपसे पूछा जाएगा, आपको पूछना पड़ेगा कि खिड़की किससे दूरी पूछ रहे हो। तो रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना। तो जनरली जो रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेते हैं ना बच्चों, आप याद करो हम लोग जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े थे, कुछ ऐसा पढ़े थे, यूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। क्या इसको ओरिजिन बोलते हैं बच्चों? तो जनरली जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, उस ओरिजिन को ही लेते हैं जनरली। अब बोलोगे सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि ओरिजिन कहाँ लेना है? तो आपको थोड़ा बुद्धि चला करके ओरिजिन वहाँ लेना होगा बच्चों जिससे कैलकुलेशन आसान हो, है ना, जिससे कैलकुलेशन आसान हो। जनरली हम लोग ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि कोई भी एक पार्टिकल है यहाँ पे, यूं कोई भी एक पार्टिकल है यूं, ठीक है। बोला जाएगा कि बताओ इसका पोजीशन वेक्टर क्या है। तो पोजीशन वेक्टर अभी हम समझाए बच्चों कि एक ऐसा वेक्टर जो इसके पोजीशन को दिखाता हो, है ना। या फिर यूं बोले बच्चों, अच्छा वेक्टर को ग्राफिकली क्या हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते थे ना, तो ये पक्का एक ऐसा वेक्टर फाइंड करने को बोल रहा है जो इसके पोजीशन को दिखाए, ठीक है ना। तो इसके पोजीशन कैसे, इसके रिस्पेक्ट में दिखाना होगा बच्चों। तो क्या इसका एक एरो ऐसे बनाना पड़ेगा? क्या यही एरो पूछा जा रहा है, इसी के बारे में बात हो रही है? क्या ये एक ऐसा वेक्टर है बच्चों जो इस पार्टिकल के पोजीशन को दिखा रहा है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। अब देखो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं इस पोजीशन वेक्टर का, बताओ। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। और जनरली रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं बच्चों हम लोग? जनरली क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग जनरली ओरिजिन। ये कहीं और भी हो सकता है बच्चों, लेकिन जनरली हम लोग इसी को लेके चलते हैं ना। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू पोजीशन ऑफ any point is known as the position vector of that point, is known as the position vector of that point। क्या बात समझ में आया बच्चों? किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जो कहाँ से ड्रॉ किया गया हो, ये रेफरेंस पॉइंट से कहाँ तक, तो उस पोजीशन तक। देखो एक ऐसा वेक्टर जो रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक ड्रॉ किया गया हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पोजीशन वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे आर से बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। चलो तो अब बात समझ में आए कि सर कि चलो ठीक है सर, एक पोजीशन वेक्टर एक ऐसा एरो है, एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को दिखाता है। लेकिन सर इसको क्यों पढ़ाया गया? कुछ तो यूज होगा ना। देखो यूज कैसे है बच्चों, आखिर इस पोजीशन वेक्टर को अब बार बार हम लोग ऐसे एरो ड्रॉ तो नहीं करते रहेंगे बच्चों। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को आना चाहिए। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसान है बच्चों। जैसे सपोज करो कि इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कुछ 5,2 ऐसा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट देखते क्या आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। 5,2 का क्या मतलब हुआ कि इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमको x एक्सिस में 5 चलना पड़ा और y एक्सिस में 2 चलना पड़ा। कोऑर्डिनेट का ये मतलब होता है ना, 5 और 2 दिया हुआ। इसका मतलब क्या कि ओरिजिन से x एक्सिस में 5 चला होगा और y एक्सिस में कितना चला होगा बच्चों? 2 चला होगा। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, देखो इस तरीके से। इसका लेंथ कितना हो गया? 5 मीटर 5, और इसका लेंथ कितना हो गया? 2, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? तो याद करो अभी हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़े। यूनिट वेक्टर हेल्प करता है किसी भी लैंग्वेज को छोटे में लिखने में। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे बच्चों? देखो आर कैप कैसे लिख सकते थे?
आर कैसे लिख सकते थे? तो हम लोग को दिख रहा है कि इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए हम लोग 5 चले पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ऐसे लिखेंगे बच्चों 5। चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने का क्या तरीका था? आई कैप प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस में कितना चले 2, और इसको दिखाने का क्या तरीका था? 2j कैप। तो क्या आर वेक्टर पता चल गया बच्चों? सिंपली लिख सकते हैं 5i कैप प्लस 2j कैप। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर जो मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? तो हम लोग को ये ऐसा वेक्टर देखते ही हम लोग को ऐसा मैथमेटिकल लिखना आना चाहिए, ठीक है ना? बहुत सिंपल है बच्चों, जो कोऑर्डिनेट है 5 चले एक्स एक्सिस में तो 5i कैप प्लस 2j कैप, सिंपल सी चीज़ है। इसी को बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? चलो इसको उतार लो, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन कराते हैं इस पे। अच्छा, इसका उल्टा भी देख सकते थे क्या बच्चों? जैसे कि आपसे कोई बोला जाए कि आप ड्रॉ अ वेक्टर ऐसे, या फिर हाँ, ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर r इक्वल्स टू -i कैप प्लस 3j कैप। अगर आपसे ऐसे बोला जाए बच्चों, तो क्या आप ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बना सकते हो क्या? वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर। ये एक्स एक्सिस ले लो बच्चों, ये वाई एक्सिस ले लो। तो यहाँ पे आर वेक्टर देखते क्या समझ में आ रहा है कि ये अच्छा, ये -i कैप है ना बच्चों, मतलब 1 यूनिट चला होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में और 3 यूनिट चला होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा? सिंपली -1 और 3। तो -1 और 3 को दिखाना कौन सी मुश्किल सी बात है बच्चों? बताओ, -1 इधर गए, -1 इधर गए और +3 इधर गए, तो कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना हम लोग को ऐसा। ये कितना हो गया? तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। इसकी बात हो रही है क्या? इस पोजीशन वेक्टर को दिखाने का क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, यही पूछा गया था ना। तो हम लोग क्या सीखे बच्चों कि जब हम लोग को ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट दिखा सकते हो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा जस्ट उल्टा भी कि अगर ऐसा पोजीशन वेक्टर दिया हो तो हम लोग ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, ऐसा फिगर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है ना बच्चों? हम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो बताओ पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट को आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में लिख दो, उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है ना? चलो एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो, ये क्या है बच्चों? बताओ क्या है ये क्यूबॉइड है क्या? क्यूबॉइड है ना, ये क्यूबॉइड है। इसका लेंथ मान लो बच्चों इधर है 3 मीटर, ये है 2 मीटर और ये हाइट है 1 मीटर, 1 मीटर है ना। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब जैसे ही आपसे पूछा गया बच्चों कि हर एक इसके वर्टेक्स है, क्या ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसको नेमिंग कर दो बच्चों। सपोज करो इसको हम ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये हर एक वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर बताओ। तो पोजीशन वेक्टर बताने के लिए हम लोग को रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, मतलब ऑरिजिन लेना होगा बच्चों। तो ऑरिजिन इसका ले लो यार, कैसे लेंगे बताओ? यहाँ पे ले लेते हैं ऑरिजिन, ऐसे ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ऐसे ले लेते हैं वाई एक्सिस और ऐसे ले लेते हैं बच्चों जेड एक्सिस, और ये हो गया आपका ऑरिजिन, है ना, ये हो गया आपका ऑरिजिन। अब क्या बता सकते हो? तो सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेना चाहिए? सबका कोऑर्डिनेट लिख लेना चाहिए, उसके बाद पोजीशन वेक्टर लिखना तो हम लोग को बहुत अच्छे से आता है। तो चलो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लिया जाए। बताओ ये पहले वाले वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? 0, 0, 0। ये आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम 9th में ही पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, या लास्ट क्लास में ही वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का मतलब कैसे लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। चलो तो ये 0, 0 हो गया। सेकंड वाले पॉइंट का बताओ कोऑर्डिनेट कैसे लिखो बच्चों? देखो ऑरिजिन से आप एक्स एक्सिस में कितना चल रहे हो? तो 3 मीटर चले हो, तो 3, वाई एक्सिस में गए क्या? वाई एक्सिस में गए ही नहीं,
तो 0, जेड एक्सिस में गए क्या, गए ही नहीं, तो ये भी 0। कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते थे बच्चों कि उस पॉइंट पे पहुंचने में कैसे चल, एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ा, वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ा, जेड एक्सिस में कितना चलना पड़ा, वो ऐसे कॉमा दे करके लिख दो, वही कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो पहला का हो गया, दूसरा का हो गया, तीसरा का बताओ बच्चों कोऑर्डिनेट। ऑरिजिन से चलो, यहाँ पहुँचने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले इधर चलो, तो इधर चलोगे तो कितना लेंथ चलना पड़ रहा है, एक्स एक्सिस में बच्चों 3 चलना पड़ा, फिर वाई एक्सिस में चलना पड़ रहा है क्या, वाई एक्सिस में नहीं चलना पड़ रहा है, वाई एक्सिस में नहीं चलना पड़ रहा है, तो क्या 0 हो गया। यहाँ पे एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं, फिर जेड एक्सिस वाला लिखते हैं, तो वाई में नहीं चलना पड़ा। अब देखो जेड में कितना चलना पड़ रहा है, 2, तो क्या यही इसका कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली 4 का कोऑर्डिनेट आप बताओ, खुद बताओ, क्या एक्स एक्सिस में हम लोग को चलने की जरूरत नहीं है, 0, वाई एक्सिस में चलने की जरूरत नहीं है, 0, जेड एक्सिस में चलने की जरूरत है कितना, तो 2 मीटर, है ना बच्चों। ठीक है, तो इन चारों का हो गया। अब 5th नंबर का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो 5th नंबर का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे बताओ। यहाँ पे पहुँचना है तो एक्स एक्सिस में चलोगे 3, वाई एक्सिस में चलोगे 1, हाँ वाई एक्सिस में कितना चलोगे बच्चों 1, और फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर क्या पॉजिटिव जेड एक्सिस में आ रहे हो, पॉजिटिव जेड एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है 2, तो क्या यही कोऑर्डिनेट हो गया ना। चलो अब 6 का कोऑर्डिनेट लिख दो बच्चों, 6 का कोऑर्डिनेट लिखो, तो एक्स ऑरिजिन से एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ा 3, वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ा 1, फिर जेड एक्सिस में आने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, तो यही हो गया कोऑर्डिनेट आपका। 7th का बताओ, एक्स एक्सिस में चलना पड़ रहा है क्या, यहाँ पे पहुँचना है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं बच्चों, तो एक्स एक्सिस में नहीं चलना पड़ा, तो ये हो गया 0। वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है, इसका लेंथ कितना है देखो 1 मीटर है, तो ये हो गया 1। क्या जेड एक्सिस में चलना पड़ा, नहीं चलना पड़ा, तो ये हो गया 0, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली हम लोग 8 का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, बताओ एक्स एक्सिस में चलने की जरूरत है, नहीं, 0, वाई एक्सिस में चलो बच्चों कितना, तो 1 मीटर, फिर क्या यहाँ से इधर आना पड़ेगा कितना, तो ये कितना लेंथ है 2 मीटर, तो 2, दिस इज द कोऑर्डिनेट। तो ऐसे कोऑर्डिनेट क्या हम लोग हर एक पॉइंट का लिख सकते हैं, या आप 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, बस मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ सो दैट पोजीशन वेक्टर लिखना आपके काम में आ जाए, है ना, पोजीशन वेक्टर लिखना आसान हो जाए। चलो बच्चों, तो कोऑर्डिनेट तो लिख दिए, अब पोजीशन वेक्टर बताओ, तो ऐसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स 1, पहला वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर, तो देखो 0 है 0 है 0 है, तो x में भी 0 चलना पड़ा, y में भी 0 चलना पड़ा, z में भी 0, तो क्या सब 0 हो गया बच्चों, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, है ना बच्चों। चलो सिमिलरली अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 अब वर्टेक्स 2 लिखना चाहते हैं, तो दूसरा का पोजीशन वेक्टर दिख रहा है ना, इसका क्या मतलब बच्चों कि 3 चले, x में 0 चले, y में 0 चले, z में, तो x में 3 चले, तो इसको कैसे लिखते थे 3, x में चले तो x एक्सिस का डायरेक्शन क्या i कैप दिखाता है बच्चों, i कैप, फिर सिमिलरली 0 j कैप, इसको ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। R3 क्या लिख सकते हो, अब खुद सिमिलरली आप तो लिख सकते हो बच्चों, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या लिखोगे 3i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। R4 बता दो, फटाफट लिख लेते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरे को समझ में आ रहा है, 0i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। R5 कितना हो जाएगा, R5 ये वाला, तो 3i कैप, दिस इज 3i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप। R5 कितना हो गया बच्चों, R6 कितना हो गया, 6 नंबर कौन सा है, ये वाला है, मतलब 3i कैप प्लस j कैप, 1 j कैप लिखूँ या j कैप लिखूँ एक ही बात है, प्लस 0 k कैप। R7 कितना हो गया बच्चों, 7th पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, 0i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप। ये 0 ना भी लिखो तो चलेगा बच्चों, बस अभी हम जनरली लिख रहे हैं तो लिख दे रहे हैं, है ना, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8th पॉइंट का बता दो, तो 0i कैप 1 j कैप, मतलब सीधा लिख देते हैं j कैप प्लस 2 k कैप। तो क्या ऐसे हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखना आ गया हर एक पार्टिकल का बच्चों, है ना। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर, है ना। कोऑर्डिनेट लिख दो, आप देखोगे ना बच्चों जब आप एनालिसिस करोगे तो लगभग कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर एक ही होता है यार, है ना, बस इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में, क्लियर है ना। चलो एक चीज़ मैं आपको नोट करा दूं बच्चों, एक चीज़ मैं नोट करा दूं कि अगर किसी भी पार्टिकल का, मतलब इन जनरल अगर हम लोग बोलना चाहें, इन जनरल
अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन है बच्चों, कोई भी पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स है, वाई है, जेड है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर दिखाएंगे बच्चों ऐसे, और पोजीशन वेक्टर को मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, ऐसे दिखा सकते हैं ना बच्चों, है ना? ठीक है, ये कब हो रहा है? जब हम लोग ऑरिजिन को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, है ना? जब व्हेन यहाँ पे लिख देना है बच्चों, व्हेन ऑरिजिन इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? पोजीशन वेक्टर, कंफ्यूज तो नहीं हो? ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट है तो उसको कैसे पोजीशन वेक्टर में चेंज करेंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप लगा करके। और अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका वेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी अभी हम लोग देखे हैं। क्लियर है ना? चलो उतार लो। तो ये था बच्चों वेक्टर्स का डिफरेंट टाइप्स कि कितने तरीके का वेक्टर हो सकता है। यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, बहुत तरह का चीज़ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यही लास्ट दो वेक्टर है। कौन कौन सा? एक सबसे पहला कौन सा, मतलब पहला कौन सा था? यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। याद करो यूनिट वेक्टर में एक चीज़ हम बताएं कि अगर किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखना हो तो मतलब वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है बच्चों? जब मैग्नीट्यूड आएगा तब। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर पढ़ लेंगे तो यूनिट वेक्टर में अभी और डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन बाकी है, वो हम लोग कब करेंगे? जब मैग्नीट्यूड पढ़ लेंगे। क्लियर है ना? चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर समझ में आया हो बच्चों, मतलब क्लियर हो गया हो, तो थोड़ा इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना बच्चों, ताकि ये कंटेंट बाकी आपके दोस्तों को भी मिल सके। ठीक है ना? चलो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।